स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है 14.5 वी आई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स कह लें या डिवाइस कह लें। आज हमने बेसिकली वी और आई की करेक्टरिस्टिक पढ़नी है। याद रखिएगा, किसी भी चीज़ की करेक्टरिस्टिक पढ़ने के लिए हमें उसके ग्राफ ड्रॉ करने पड़ते हैं या उसके पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं कि वी के क्या पॉइंट्स हैं, आई के क्या पॉइंट्स हैं, या इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और आई की क्या करेक्टरिस्टिक या ग्राफ में हमने प्लॉट करके बताना पड़ता है। अब हमें ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइस की बेसिकली चीज़ें करनी है, इनकी करेक्टरिस्टिक बतानी है। तो हमने जब ओम्स लॉ पढ़ा था तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था। उस ग्राफ की मदद से ही हमने कुछ चीज़ें कंफर्म की थी, या कह सकते हैं हमने मेंशन की थी कि कौन सी आपकी ऐसी डिवाइस होंगी जो वी इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला क्या करेंगी, अबॉय करेंगी। मीन्स हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कि वी के बढ़ने के साथ साथ आई वी इंक्रीज करता है। और हमने कहा था जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो हमारे पास आर आ जाता है, और आर हमने कहा था क्या है, रजिस्टर है। और हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि टेम्परेचर भी आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो भी सेम रहनी चाहिए, यानी आपकी रेजिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर की या किसी भी सर्किट की चेंज नहीं होनी चाहिए विद चेंज ऑफ वी। यानी वी चेंज कर रहे हैं तो आर आपका चेंज नहीं होना चाहिए, सिर्फ आई इंक्रीज करना चाहिए, आर आपका कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अब यहाँ पे भी हम ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स को पढ़ेंगे। अब ओमिक कंडक्टर्स वही होंगे जो ओम्स लॉ को अबॉय करेंगे, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। अब हमें यहीं से पता चल रहा है। और नॉन ओमिक कंडक्टर्स या नॉन ओमिक डिवाइस वो डिवाइस होंगी जो ओम्स लॉ को अबॉय नहीं करेंगी। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लें कि मटेरियल्स दैट obey obey law of Ohms and hence have a constant resistance over a wide range of V voltage। मीन्स ऐसे मटेरियल आपके जो अबॉय करें ओम्स के लॉ को, कहाँ पर, वहाँ पर जब आप वोल्टेज की जो रेंज है उसे क्या करते जाएं, बढ़ाते जाएं या कम करते जाएं, लेकिन उनका जो रेजिस्टेंस रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब ये हो जाएंगे ओमिक डिवाइस। इनके लिए आप क्या लिखेंगे, दैट टाइप ऑफ कंडक्टर लिख लें या दैट टाइप ऑफ डिवाइसेस लिख लें। तो ऐसे कंडक्टर्स को आप ओमिक कंडक्टर्स कहेंगे या ओमिक डिवाइसेस कहेंगे। अब नॉन ओमिक इसके ऑपोजिट होंगी, आप लिखेंगे मटेरियल दैट not obey the Ohm's law and hence have a not constant resistance over a wide range of V। That type of device is called, आप लिख देंगे नॉन ओमिक डिवाइस या नॉन ओमिक कंडक्टर। ये ओमिक के लिए मैंने लिखी है। अब नॉन ओमिक के लिए आप इन्हीं में से अपनी वर्डिंग में इसका जस्ट ऑपोजिट लिख देना है। उसमें आपने चेंजिंग क्या करनी है, नॉट कांस्टेंट रेजिस्टेंस, नॉट अबॉय ओमिक्स लॉ, नॉट हैव द सेम कांस्टेंट ऑन वाइड रेंज ऑफ वी। इतनी सी बात आपने लिखनी है, वो नॉन ओमिक बन जाएगी। अब हमने इन्हें डायग्राम या ग्राफ की मदद से बेसिकली समझने की कोशिश करनी है कि कैसे जो ओमिक डिवाइसेस होती हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है और नॉन ओमिक का बेसिकली कैसा होता है। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस लेंगे, यहाँ पे हम वाई एक्सिस ले लेंगे। अब एक क्वांटिटी को हमने वी और आई में से एक्स एक्सिस पे पुट करना है, एक क्वांटिटी को हमने वाई एक्सिस पे पुट करना है। एक्स एक्सिस पे आपने याद रखना है उस क्वांटिटी को हमेशा आप पुट करते हैं, जैसे हम जब टाइम डिस्टेंस या टाइम डिस्प्लेसमेंट या टाइम वेलोसिटी को करते थे 9th क्लास में, तो टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते थे। दूसरी क्वांटिटी को, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो वेलोसिटी हो, से वाई एक्सिस पे रखते हैं। उसकी वजह ये होती है कि एक्स एक्सिस पे आप हमेशा इंडिपेंडेंस क्वांटिटी को मेंशन करते हैं या पुट करते हैं। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमारे पास वी
कंट्रोल में है, वी को हम कंट्रोल कर रहे हैं, 3 वोल्ट दें, 6 वोल्ट दें, 5 वोल्ट दें, 7 वोल्ट दें, लेकिन इसको इंक्रीज़ करने के साथ साथ आई खुद ब खुद इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो जो आई है आपका बेसिकली वो इंडिपेंडेंस क्वांटिटी है, यहाँ पे उसे हम एक्स एक्सिस पे पुट करेंगे, और वी जो डिपेंडेंट्स है या जो कंट्रोलेबल है उसे हम वाई एक्सिस पे पुट करेंगे। अब सबसे पहले जो हमने लिखा है वो ओमिक डिवाइसेस हैं, ओमिक डिवाइस या ओम्स लॉ को अवॉइड करने वाले डिवाइस। अब उसका देखें कर्व ऐसे होता है कि अगर आपके पास रिलेशन है v इज इक्वल टू आई आर। अब आप फर्स्ट कर लें v आप देते हैं 3 वोल्ट इनिशियली। अब आप कह रहे हैं ओमिक डिवाइस है तो इसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो तो कांस्टेंट रहेगी। अब v के बढ़ने के साथ साथ i भी इंक्रीज करेगी, जितना आपने v बढ़ाया उतना ही एक्स एक्सिस पे i बढ़ जाएगा। मीन्स पहली जो आपकी लाइन आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी आएगी। फिर 3 वोल्ट के बजाय आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 5 वोल्ट लगा दिया। अगेन 5 वोल्ट लगाया, वी बढ़ गया तो आई भी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन आर क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये ओमिक डिवाइस है। अब जैसे हमने इसको इंक्रीज़ किया, वी बढ़ा, वी के साथ साथ आई भी बढ़ गया। फिर 5 से हम 7 वोल्ट पे चले गए, 7 पे गए, अगेन वी बढ़ा, वी के बढ़ने के साथ आई बढ़ता गया। इस तरह हम हर पॉइंट पे देखते जाएंगे, जैसे जैसे हम वी को बढ़ाते जा रहे हैं, वेरिएशन दे रहे हैं वी को, आई में भी वेरिएशन आ रही है, और जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल एज आ स्ट्रेट लाइन बनेगा, सीधी लाइन होगी ये, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। इसी तरह अगर आप डिक्रीज़ करें या रिवर्स पे चलें, 7 के बाद फिर आप 5 वोल्टेज लगाएं, फिर आपकी लाइन नीचे आ जाएगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट नीचे आएगी। 5 से 3 पे आए, स्ट्रेट नीचे आ जाएगी, 3 पे 0 पे आ जाए, ये एंड हो जाएगी। मीन्स ये ओमिक डिवाइस है, इन पे जो आपका ग्राफ बनेगा वी और आई के दरमियान, या वी और आई के दरमियान जो आपकी लाइन आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही होगी। ये ओमिक डिवाइस है। अब हम देते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस कौन सी होती हैं। उनमें हम कुछ डिवाइसेस लेंगे या कुछ कंडक्टर्स ऐसे लेंगे जिसमें हम देखेंगे किसी में वोल्टेज ज़्यादा आगे जा रहा होगा, किसी में करंट ज़्यादा आगे जा रहा होगा। उसमें वजह यही होगी, उन डिवाइसेस में या तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही होगी या डिक्रीज़ कर रही होगी। अगर आपको पता है रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है तो करंट नहीं बढ़ता, वोल्टेज की लाइन ऊपर जाना शुरू कर देगी। अगर आपकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है तब आपको पता है वोल्टेज आप उतना ही रखेंगे, करंट आगे बढ़ना शुरू कर देगा। ये चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे अब हम ले लेते हैं फिलामेंट को। जब हम फिलामेंट के लिए ग्राफ बनाएंगे तो फिलामेंट के लिए ग्राफ में देखें आपके रूल वहीं रहेंगे, आई आप एक्स एक्सिस पे पुट करेंगे, वी आप वाई एक्सिस पे पुट करेंगे। अब इसका जो ग्राफ देखें बनेगा वो ये होगा कि इनिशियली जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, मतलब आपकी लाइन थोड़ी देर के लिए सीधी होगी। उसके बाद जब आप वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज़ करेंगे, अब इसमें फिलामेंट में होता ये कि वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज़ करने से जो फिलामेंट मटेरियल है इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज़ कर जाता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। अब टेम्परेचर के ज़्यादा होने से क्या होगा, आपका जो आई होगा थोड़ा सा चलने के बाद रुक जाएगा, फिर खाली आपकी कर्व इस तरह बनना शुरू हो पड़ेगी, ये ऊपर जाना शुरू, मतलब रेजिस्टेंस आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी। जो आई होगा वो आपका, ये देखें एरो नीचे आ गया, डाउनवर्ड यानी डिक्रीज करना शुरू हो पड़ा, तो आपकी जो कर्व बनेगी इसमें वो इस तरह बनना शुरू हो पड़ेगी। वी तो बढ़ रहा होगा, आई बढ़ ही नहीं रहा होगा। वी आप चेंज करते जाएंगे 3 से 5, 5 से 7, तो वो तो ऊपर जाएगा वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस की तरफ, लेकिन एक्स एक्सिस की तरफ आपकी लाइन नहीं जाएगी, ये कर्व लाइन बनेगी। और ये किसकी तरफ जाएगी, वी की तरफ जाना शुरू कर देगी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा। अब ये आपकी नॉन ओमिक डिवाइस है एक। अब दूसरी नॉन ओमिक डिवाइस देख लेते हैं। दूसरी नॉन ओमिक डिवाइस के लिए हम क्या लेते हैं, थर्मिस्टर। थर्मिस्टर आपने याद रखना है, ये हीट सेंसिटिव रजिस्टर होता है, हीट को सेंस करता है, इस तरह से आप ये कह सकते हैं। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ में अगेन वही आई यहाँ पे, आई एक्स एक्सिस पे, वी आपका वाई एक्सिस पे। अब इसका ग्राफ जब आप देखेंगे, इसका ग्राफ देखें कैसे बनेगा। इसके ग्राफ में जब आप वी इक्वल आई आर यानी वोल्टेज देंगे, इनिशियली तो दोनों देखें थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट लाइन होंगे, लेकिन उसके बाद आप देखना शुरू करेंगे कि वोल्टेज आपने जितना सेट कर रखा है उतना ही, लेकिन करंट आगे बढ़ना शुरू कर देगा, यानी करंट की लाइन चलना शुरू हो पड़ेगी। वी आपने कहाँ पे रखा हुआ था, वी इज इक्वल टू आई आर, और वी फर्स्ट करें आपने 5 वोल्ट रखा हुआ था। इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज़ कर रही है और जो करंट जो है इंक्रीज़ कर रहा है।
मीन थर्मिस्टर में जो हीट सेंसर होता है बेसिकली उसमें क्या होता है, इसमें आपने देखा था फिलामेंट में वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करना शुरू हो पड़ी थी, उसने करंट को ब्लॉकेज दे दी थी, करंट रुक गया था, तो आपकी लाइन वोल्टेज की तरफ जाना शुरू हो पड़ी थी। लेकिन जो थर्मिस्टर होता है, थर्मिस्टर में बेसिकली क्या होता है, जो आपकी रेजिस्टेंस होती है वो डिक्रीज़ करती है, इसके ऑपोजिट होता है बेसिकली। रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी तो आपको पता है जो आपका करंट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये गर्म होना शुरू हो पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस बढ़ी तो टेम्परेचर भी इसका क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो इसमें आपकी जो होगी वोल्टेज आपने 5 वोल्ट ही दे रखी है वो यहीं रुकी रहेगी और करंट जो है आगे बढ़ना शुरू हो पड़ेगा। इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो बेसिकली क्या होते हैं, क्योंकि ये हीट सेंसर होता है, आपने नाइन्थ में भी पढ़ रखा था कि किसी लोहे की चम्मच ही ले लें आयरन की, उसको अगर आप आग पे रखें, फायर पे रखें, तो आप देखते थे वो फायर एक कोने से दूसरे कोने तक आ जाता था। यानी आपने अपने इस हाथ में फ़र्ज़ करें स्पून पकड़ रखी है यहाँ पे और ये वाला जो हिस्सा है उसको फायर पे रखा है, तो यहाँ पे जो फायर टच कर रही है स्पून के कॉर्नर को या एज को, तो यहाँ से वो हीट को भगाती हुई यहाँ आपके हाथ तक ले आएगी और थोड़ी देर के बाद आपको भी फील होना शुरू हो पड़ता है कि हीट आप तक आ गई। तो ये हीट सेंसर है बेसिकली। तो उसमें जाहिर सी बात है जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इस कंडक्टर के अंदर, वो एक सिरे से जल्दी बड़ी तेज़ी के साथ भागते हुए दूसरी तरफ आना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज़ कर जाती है और आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं एक साइड से दूसरी साइड, तो करंट इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये हीट सेंसर होता है। ये था आज का आपका टॉपिक, वी आई कैरेक्टरिस्टिक, वो ओमिन एंड नॉन ओमिक कंडक्टर कहें या आप कह लें डिवाइसेस कह लें। होप सो आपको ये समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आपने लाजमी कंसर्न कर लेनी है।